हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपा पैरामेडिकल कॉलेज। और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के बच्चों के लिए ये है आप लोगों की तीसरी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शल्यकर्म व्यवस्था तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी ने आज के समय में सामान्य चिकित्सा जैसा रूप धारण कर लिया है। शल्य चिकित्सक किसी भी अंग, नेत्र, नाक, गला, अस्थियों, आंतरिक अंगों जैसे गुर्दों, पित्ताशय, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े, यकृत के लिए स्पाइनल कॉर्ड, यकृत से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक व मस्तिष्क के गहरे ऊतकों तक की शल्य क्रिया चिकित्सा करने से भय नहीं खाते। यानी कि आजकल की जो सर्जरी है वो बिल्कुल आम हो चुकी है, चाहे कितना भी नाजुक से नाजुक अंग हो। तो वहीं दूसरी ओर रोगी भी अपनी किसी भी तरह की सर्जरी के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। सफल शल्यकर्म के दर ने ही आज सिजेरियन प्रसव, पित्ताशय पथरी की शल्य चिकित्सा, गुर्दे की पथरी की शल्य चिकित्सा और अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पॉरिस ग्रंथि की शल्य चिकित्सा, अनेक शल्यकर्म आम बन गए हैं। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आप लोग को बताया गया है कि आजकल जो शल्य चिकित्सा का जो ट्रेंड है और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना आसान हो गया है, सेफ़ हो गया है कि बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑपरेशन करने में भी झिझक नहीं खाते। और मरीजों का भी यही हाल है कि वो बड़ी से बड़ी सर्जरी को आत्मविश्वास के साथ करा लेते हैं। शल्य चिकित्सा को इतना सहज, सुगम, कारगर व प्रभावपूर्ण बनाने में मुख्यतः शरीर रचना विज्ञान अर्थात एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने तथा अपूति एसेप्टिक निश्चेतना विज्ञान, एनेस्थीसिया एवं एंटीबायोटिक के सहज उपलब्ध होने के कारण संभव हो पाया है। तो इतनी सारी हमारे पास आत्मविश्वास के साथ जो डॉक्टर्स आज ऑपरेशन कर रहे हैं और उतने ही सरलतापूर्वक मरीजों के द्वारा जो ऑपरेशन कराया जा रहा है वो आज के नवीनतम जो खोजे गए जो ज्ञान है कहना चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और नई नई एनेस्थीसिया का और साथ ही साथ नई नई मेडिसिन का ज्ञान होने के कारण ही संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त शल्यकर्म को प्रभावपूर्ण बनाने में रोग निदान संबंधी सटीक टेक्निक उपलब्ध होने से भी उपलब्ध हो पाया है। अतः निश्चय रूप से यह कहा जा सकता है कि सफल व सुरक्षित शल्य प्रक्रिया कुशल शल्य चिकित्सा की दक्षता के साथ साथ उसकी पूरी टीम की भूमिका एवं शल्यकर्म वाले स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह अति कुशल शल्य चिकित्सक भी बिना योग्य सहायक व उपयुक्त सुविधाओं के बिना सफल ऑपरेशन करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। किसी भी शल्यकर्म की सफलता का मुख्य आधार सर्जन की दक्षता के साथ साथ उसके सहायकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कुशलता एवं शल्यकर्म स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अतः शल्यकर्म को संपन्न करने वाली पूरी टीम को भी अपने अपने कार्यों व कर्तव्यों में पूर्णतः दक्ष, प्रशिक्षित एवं गंभीर रहना चाहिए। तो किसी एक सफल ऑपरेशन के पीछे न सिर्फ सर्जन का हाथ होता है बल्कि हमारा हाथ होता है, ओटी टेक्नीशियन का हाथ होता है, साथ ही साथ जो काम करने वाले टेक्नीशियन अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, उनका भी हाथ होता है। एक अकेला सर्जन जो है बिना इन सब जो पैरामेडिकल स्टाफ है और ओटी टेक्नीशियन के स्टाफ है उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हमें हमारा एक महत्वपूर्ण हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बेसिक साइंस की होनी चाहिए ताकि किसी मरीज के जो ऑपरेशन है उसको हम सक्सेस कर सकें, उसको सफल बना सकें। उसके बाद हम देखते हैं, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। अब देखते हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में जानकारी। ऑपरेशन थिएटर कैसा होना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। ऑपरेशन कर्म का कार्य एक सुनिश्चित व सुविधा संपन्न स्थान पर ही सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सारी सुविधा हो। एक शल्यकर्म यानी ऑपरेशन को संपन्न करने से पहले व बाद में कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले और ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद जो है बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसको हम जो है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे।
इनमें रोगी को ऑपरेशन के लिए तैयार करना, शल्यकर्म दल को तैयार करना, ऑपरेशन में प्रमुख की जाने वाली वस्तुओं, दवाओं, उपकरणों को उचित स्थान पर रखना, शल्यकर्म को संपन्न करना, निश्चेतनाग्रस्त बेहोश रोगी की देखभाल के लिए रखना आदि सम्मिलित होते हैं। ये सब जो मैंने लिस्ट अभी बताए हैं, इसमें हम ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद ये काम करते हैं। इसके अतिरिक्त शल्य चिकित्सा के सहयोग साधन जैसे रोगी को होश में लाने वाला स्थान, रिकवरी रूम, निर्जीवाणुकरण, भंडारण कक्ष, ड्रेसिंग रूम, लघु एवं प्रमुख शल्य कक्ष जैसे अनेक स्थान रखने पड़ते हैं। अतः एक संपूर्ण शल्यकर्म स्थल कई इकाइयों अर्थात कक्ष श्रृंखलाओं का एक समूह होता है। ऐसे शल्यकर्म स्थल को ऑपरेशन थिएटर या संक्षिप्त में ऑपरेशन रूम कह दिया जाता है। तो ये छोटे शब्दों में हम ये कहें कि ऐसा उचित स्थान जहाँ पर वो सारी सर्व सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं, जहाँ पर से हम मरीज को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और वहाँ से रिकवरी रूम तक पहुँचाते हैं। इस दौरान किए गए सभी कार्य एक सुव्यवस्थित जगह पर उपस्थित रहते हैं। उस कक्ष को हम ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। शल्यकर्म स्थल के लिए OR यानी कि ऑपरेशन रूम का चुनाव किया गया है, या OT भी कह सकते हैं या OR भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। इस OR शब्द का वास्तविक अर्थ शल्यकर्म स्थल समुच्चय यानी कि ए ग्रुप ऑफ ऑपरेशन प्लेस, अर्थात इसकी समस्त इकाइयों के साथ ही लगाया जाना चाहिए। एक शल्यकर्म कक्ष या स्थल यानी कि सर्जिकल सूट के साथ निम्न स्थान संलग्न होने चाहिए। आइए अब देखते हैं उसके लिस्ट के बारे में, जो आप लोगों की पुस्तक में 11 नंबर पेज में दिया हुआ है। तो सबसे पहला है विशेष प्रमुख सामान्य शल्य कक्ष, स्पेशल मेजर माइनर ऑपरेशन रूम, स्पेसिफिक ऑपरेशन रूम, स्क्रब एरिया जहाँ पर हम ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद में स्क्रबिंग करते हैं यानी कि अपने हाथों को धोते हैं, स्टरलाइज एरिया, वॉशिंग एरिया, यहाँ पर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं। प्रिपरेशन रूम में हम मरीज को साथ ही साथ जो OT टेक्नीशियन होते हैं जहाँ पर तैयार होते हैं उसको प्रिपरेशन रूम कहते हैं। स्टोर रूम, भंडार कक्ष, यहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, दवाइयों का स्टोर या भंडारण होता है। चेंजिंग रूम और सर्जन, नर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट स्टोर रूम्स। ऑटोक्लेव रूम, ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम स्टरलाइजेशन करते हैं जो मुख्य धातु के उपकरण होते हैं। एनेस्थेटिक चेम्बर, एनेस्थेसिया इंस्ट्रूमेंट रूम, इसका भी एक अलग चेम्बर होता है एनेस्थीसिया का, जहाँ पर एनेस्थीसिया की दवाइयाँ वगैरह रखी जाती हैं। एंडोस्कोपी सेक्शन एंड अदर इन्वेस्टिगेशन रूम, ऑपरेशन थिएटर से लगी हुई जो है इन्वेस्टिगेशन रूम होती है जहाँ पर एक्सरे, एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है। रिकवरी रूम, ऑपरेशन के बाद जहाँ पर मरीज को रखा जाता है उसको रिकवरी रूम कहते हैं। ICU, हो सकता है कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते वक्त जो है हमको इंटेंसिव केयर यूनिट की आवश्यकता पड़ जाए तो ICU भी ऑपरेशन थिएटर के आसपास होना ज़रूरी है। अस्थि रोग शल्य यूनिट जैसे कि फ्रैक्चर रूम, प्लास्टर रूम। प्रसूति कक्ष यानी कि ऑब्स्टेटिक यूनिट जैसे कि लेबर रूम, ऑब्स्टेटिक ऑपरेटिंग रूम। और प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग हॉल, जहाँ पर मरीज के जो परिजन हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको आप लोग जो वीडियो है उसको बार बार दोहरा के सुन भी सकते हैं और पुस्तक में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब जो है ऑपरेशन थिएटर के बाद देखते हैं ऑपरेटिंग टीम के बारे में। ऑपरेटिंग टीम या OR टीम, ऑपरेशन रूम टीम या ऑपरेशन थिएटर टीम। ऑपरेशन एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इस कार्य को विभिन्न व्यक्ति का या विभिन्न व्यक्तियों का पर आधारित अनेक दल एक साथ मिलकर संपन्न करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑपरेशन में एक अकेला कोई नहीं होता, इसमें पूरे दल की आवश्यकता होती है। शल्य क्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अलग अलग होता है। ऑपरेशन थिएटर में जितने लोग होते हैं उनका सबका काम अलग अलग होता है। कोई मॉनिटर संभालता है, कोई ड्रिप संभालता है, कोई इंस्ट्रूमेंट संभालता है, कोई एनेस्थीसिया संभालता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। जैसे शल्य कर्म को संपन्न करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सर्जन के ऊपर रहता है, लेकिन इसमें मुख्य जो प्रमुख होता है वो सर्जन होता है, परंतु शल्य कर्म के दौरान उसे सहयोग प्रदान करने का कार्य ऑपरेशन रूम सहायकों के ऊपर रहता है। और उस सर्जन को सहायता कौन करता है? हम, यानी कि आप, यानी कि OT टेक्नीशियन।
इसी तरह वो रोगी को शल्य कर्म के लिए संज्ञाहरण अर्थात निश्चेतना देने व उसे पूरी शल्य क्रिया के दौरान बनाए रखने का उत्तरदायित्व एनेस्थेटिक्स के कंधों पर रहता है। यानी कि संज्ञाहारी विशेषज्ञ जो एनेस्थेटिक्स होता है, वो एनेस्थेटिस्ट होता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है। शल्य क्रिया में भाग लेने वाले कई अन्य व्यक्ति रोगी का श्वसन दर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, शारीरिक तरल संतुलन आदि पर नज़र बनाए रखते हैं, जो नर्स का काम होता है। जबकि शेष सहायक शल्य कर्म के दौरान मुख्य सर्जन की कई अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। अतः शल्य कक्ष में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके कार्य के आधार पर कुछ विशेष समूह में रखा जाता है। इनमें से कुछ समूह तो शल्य कर्म प्रक्रिया में सीधे सम्मिलित रहते हैं, रोगी के संपर्क में निरंतर बने रहते हैं, जबकि कुछ अन्य समूह शल्य प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेकर कई अन्य तरह से अपना सहयोग देते हैं। इस प्रकार शल्य क्रिया में भाग लेने वाले समूहों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्क्रबिंग स्टेराइल टीम और दूसरा है नॉन स्क्रबिंग ओटी टीम। आइए देखते हैं सबसे पहले सफाई विसंक्रमित दल के बारे में। स्क्रबिंग स्टेराइल टीम विसंक्रमित दल के सदस्य समस्त शल्य क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहते हैं, अतः इन्हें शल्य क्रियाओं में सम्मिलित होने से पहले स्वयं विसंक्रमित सफाई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये ऐसी टीम है जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहती है, ऑपरेशन थिएटर में जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले इनको खुद की सफाई करनी रहती है, अर्थात ये ऐसी टीम होती है जो स्क्रबिंग करती है, यानी अपने हाथ पैरों की साफ़ सफाई करती है। तो इसको हम स्क्रबिंग टीम कहते हैं। जैसे कि सर्जन, ओटी टेक्नीशियन, नर्स जो हॉस्पिटल में, जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहते हैं, ताकि इनको स्क्रबिंग करनी पड़ती है ताकि यह रोग कारक जीवाणुओं के वाहक न बन पाएँ। स्वयं को विसंक्रमित करने के पश्चात इन्हें शल्य कक्ष की विशेष पोशाक पहननी पड़ती है। इस शल्य कक्ष पोशाक में निम्न वस्तुएं सम्मिलित आती है। अब ये जो स्क्रबिंग स्टेराइल टीम होती है उनके द्वारा क्या क्या पहना जाता है आप जानते हैं सभी। जैसे कि एक गाउन पहना जाता है, उसके बाद ग्लव्स पहने जाते हैं, स्टरलाइज होने चाहिए जो कि, और मास्क, कैप, है ना। और इसमें होते कौन कौन है? एक तो मुख्य सर्जन रहेगा जो सर्जरी करता है, सहायक शल्य चिकित्सक यानी कि असिस्टिंग सर्जन भी हो सकता है उसमें, और कई सहायक शल्य चिकित्सक हो सकते हैं। अगर ऑपरेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा है तो सहायक शल्य चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ फिर हम लोग रहेंगे, यानी कि ऑपरेशन रूम टेक्नीशियन रहेंगे, सर्जिकल टेक्नीशियन रहेंगे, सर्जिकल रूम वर्क एक्सपर्ट नर्सेस रहेंगी। इतने सारे लोग मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ऑपरेशन थिएटर में। इसके अलावा सफाई न करने वाले शल्य कक्ष दल, यानी कि ये ऑपरेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा जो है नॉन स्क्रबिंग ओटी टीम, ये ऐसी ओटी टीम होती है जिसको स्क्रबिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको अपने हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है। ये ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रवेश नहीं करते, ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहते हैं। तो या तो ये ऑपरेशन थिएटर के बगल में रहेंगे आईसीयू में, या फिर इन्वेस्टिगेशन रूम में रहेंगे, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट के रूप में हो चाहे कोई और हो। इस तरह से ये ऑपरेशन थिएटर में ना रहकर बाहर रहते हैं। वो कौन कौन लोग हैं? तो वो है पैथोलॉजिस्ट जो इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि मरीज के तरल की जांच करता है, मरीज के शरीर के जांच करता है, मरीज के नमूनों से जो है इन्वेस्टिगेट करता है कि इसके शरीर में जो रक्त है या कोई भी द्रव्य है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। दूसरा है रेडियोलॉजिस्ट, ये ऑपरेशन से पहले जो है ये रेडियोलॉजिस्ट ये तय करता है कि कहाँ का ऑपरेशन होना है, किस लिए ऑपरेशन होना है, किस बीमारी के कारण ऑपरेशन हो रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है सोनोग्राफी और एक्सरे जैसी तकनीकें करता है। उसके बाद है साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट भी एक ऐसा इसका मुख्य घटक है जो मरीज के शरीर से कोशिका को बाहर निकालकर उसकी जांच करके बताता है कि इसके इस कोशिका में प्रॉब्लम है और इस कोशिका को काटकर बाहर निकालना है या इसको रिपेयर करना है। सोनोलॉजिस्ट, सोनोग्राफी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सोनोलॉजिस्ट कहलाता है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा ऑपरेशन सिस्टम के बारे में, साथ ही साथ इसके दो मुख्य घटक के बारे में पढ़े, ऑपरेशन थिएटर के बारे में जाना, ऑपरेटिंग टीम के बारे में जाना। और ऑपरेटिंग टीम को हमने दो भागों में बांटा, एक वो टीम जो स्क्रबिंग करके ऑपरेशन थिएटर में जो है अपना जो है कार्यकुशलता दर्शाती है, और दूसरी वो टीम जो ऑपरेशन थिएटर में ना रह के बाहर कहीं अपनी कार्यकुशलता दर्शाती है। इट इज़ ऑल अबाउट द ऑपरेशन सिस्टम। थैंक यू।